Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial analysis on 1st of July. So, प्रीलिम्स एग्जाम ओवर हो गया था आपका अराउंड 25th of May. उसके बाद जून निकल गया एंड नाउ इट्स जुलाई. सो आई थिंक बाय दिस टाइम आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कर लेना चाहिए. और अब ये हाई टाइम है जहां पर आपको अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है. यू हैव ओनली टिल दिसंबर जहां पर आप मेंस की प्रिपरेशन करनी है. आपको पूरा फुल फ्लेजेडली आप मेंस के लिए तैयार हो जाइए. एंड जनवरी से वैसे भी आप लोग प्रीलिम्स मोड में एंटर करेंगे. तो काफी अच्छे फोकस तरीके से आप पढ़िए. ये सब मैं इसलिए डिस्कस करिए, आज 1st of July है, एक न्यू मंथ है. न्यू एनर्जी के साथ फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए. In today's editorial analysis, we will be discussing topics of international relations. So I went through both the newspapers, The Hindu, Indian Express. आज मैंने बिजनेस लाइन भी देख लिया, शायद उसकी तरफ भी टिल्ट मेरा बढ़ रहा है. तो एक तो एडिटोरियल है जहां पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट आर द चैलेंजेस जो फॉरेन पॉलिसी फेस कर रही है इस वक्त. ठीक है. दूसरा, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी ग्लोबल साउथ की 5 कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, ट्रिनिदाद वगैरह विजिट करने जा रहे हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड कि आखिर ये ग्लोबल साउथ है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. ये जो फर्स्ट एडिटोरियल है इट इज फ्रॉम द हिंदू एंड इट इज रिटन बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दैट इज M.K. नारायणन. सो M.K. नारायणन जो है ये हमारे फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं एंड ऑल्सो दी गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल. सो इनके व्यूज जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. इसीलिए ये एडिटोरियल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. अगर हम इसका टाइटल देखें सो इट इज इन अ पेरिलियस वर्ल्ड इंडिया मस्ट रीड द टी लीव्स वेल. तो यहां पर इसको हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे वेयर द क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवॉल्विंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स. ठीक है, इवॉल्विंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपके जो क्या कहते हैं जियोपॉलिटिक्स में चीजें चल रही है. फॉर एग्जांपल ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस चाइना टेरिफ वॉर चल रही है, देन रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, जर्मनी का भी अभी हमें काफी ज्यादा एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर जैसे इमर्ज होता हुआ दिख रहा है. तो ये जो इवॉल्विंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है इस कॉन्टेक्स्ट में मेजर चैलेंजेस हमें डिस्कस करने हैं जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेस कर रही है एंड वी ऑल्सो हैव टू सजेस्ट अ वे फॉरवर्ड. सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म फॉरेन पॉलिसी तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर फॉरेन पॉलिसी होती क्या है. तो फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि एक नेशन फॉलो करता है ताकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सके, अपनी सिक्योरिटी इंश्योर कर सके और इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी बढ़ सके. ऑल्सो एक फॉरेन पॉलिसी ये भी इंश्योर करती है कि एक जो नेशन है, एक जो राष्ट्र है, वो अपनी ग्लोबल पोजीशन असर्ट कर सके डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से. ठीक है, जैसे कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट आप कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ. डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट फॉर एग्जांपल ट्रेड लेवल टॉक्स, हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती हैं. अब यहाँ पर जोसेफ नाइक, ठीक है, काफी जाने माने इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, जोसेफ नाइक का कहना है कि फॉरेन पॉलिसी में हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं. हार्ड पावर मतलब जैसे कि पाकिस्तान जैसे देश जो नहीं मान रहे तो हमें उनके अगेंस्ट अपनी मिलिट्री यूज करनी पड़ती है, आर्म फोर्सेस का यूज करना पड़ता है. सॉफ्ट पावर का मतलब है कि आप अपने कल्चर वैल्यूज ये सब यूज कर रहे हैं. तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि हम एशियान नेशंस, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं हम, ताकि उन कंट्रीज के साथ हम अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर सकें. अब यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ नेशंस फॉरेन पॉलिसी. तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एक अगर नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी बन रही है क्या चीजें ध्यान में रख के एक फॉरेन पॉलिसी को बनाया जाता है. तो सबसे पहले तो उस कंट्री की लोकेशन, कहाँ पर वो लोकेटेड है. जैसे कि इंडिया का की लोकेशन अगर हम देखें तो ये वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में है. तो हमें वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप रखनी है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी. सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर आपकी जियो पॉलिटिकल लोकेशन जो कि डिटरमाइन करती है. इसीलिए जैसे हमारे पास क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, ताकि हम अपने आसपास के सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर सकें. फिर हिस्टोरिकल लीगेसी. हिस्टोरिकल लीगेसी मतलब जैसे आप देखेंगे कि इंडिया जो था पहले हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थे. ओके, वी वर अंडर द फॉरेन रूल.
कॉलोनियल पावर्स हम पर रूल कर रहे थे। तो इसके बाद जब हम फ्री हुए तो हमें बहुत ज्यादा डर था कि कहीं फिर से इंडिया जो है वो कॉलोनियलिज्म के अंडर ना आ जाए। तो हम जब राइवलरी चल रही थी यूएस और रशिया के बीच में, तो हमने बोला हम किसी सुपर पावर के साथ नहीं है, हम तो नैम के साथ जाएंगे। बिकॉज वी वर अफ्रेड कि ऐसा करने से मे बी अगर फिर से हम किसी देश के इतना ज्यादा सपोर्ट किया या उसके अधीन आ गए, तो हम फिर से हमें कॉलोनियलिज्म में भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई हमने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली अप्रोच रखी। फिर एक देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जैसे कि हमारा ट्रेड इंटरेस्ट काफी ज्यादा यूएस के साथ है, हमें कौन सी चीजों की जरूरत है, उसके बेसिस पे भी आपकी फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है। सिक्योरिटी कंसर्न मतलब आपके आसपास के देशों के साथ बॉर्डर टेंशन वगैरह चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बॉर्डर टेंशन विद चाइना, टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान, तो इस वजह से हम इन देशों के साथ क्या करने की कोशिश करें, एक हम क्वाड के साथ जा रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो यूएस के साथ मिलकर हम लड़ेंगे इन लोगों के साथ। ठीक है, फिर हम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां जाकर इन लोगों से बातें भी करते हैं कि तुम लोग शांति से रहो, ऐसे काम मत करो। देन ऑल्सो योर डायस्पोरा। डायस्पोरा वो लोग होते हैं जो कि दूसरे देशों में रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया के ही थे लेकिन अब वहां के सिटीजनशिप उनको मिल गई है। तो डायस्पोरा अभी जैसे आप देखिए, जैसे कि ऋषि सुनाक, ओके, अब वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो यूके काफी ज्यादा ऐसी पॉलिसीज यूके में आ सकती हैं जो कि इंडिया के बेनिफिट में हो। ओके, देन कमला हैरिस, शी बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो इस तरह से हमें इन लोगों से काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। 32 मिलियन इंडियन डायस्पोरा हमारे पास है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने काफी ज्यादा रोल प्ले किया था यूएस में, लॉबी किया था इंडिया के लिए, जैसे कि वीजा, डिफेंस टाइज, इन सब के लिए। देन आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, जैसे जब पाकिस्तान के खिलाफ मोस्टली हमारा पब्लिक ओपिनियन होता है मार दो, फोड़ दो इन लोगों को, बॉम्ब गिरा दो। सो दैट इज वाई इस तरह की चीजें। देन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से वर्क कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया की एक डिमांड रहती है कि हमको भी परमानेंट मेंबर बना दीजिए यूनाइटेड नेशंस का। तो ग्लोबल पॉलिसीज आपकी किस तरह से वर्क कर रही है, वो भी एक फैक्टर होता है विच डिटरमाइंस योर फॉरेन पॉलिसी। अब जैसा कि एडिटोरियल मेनली फोकस्ड है इस चीज पर, तो द एडिटोरियल इज मेनली फोकस्ड अराउंड कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेस कर रही है। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो दो सबसे बड़े हमारे जो नेबर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनसे हमें सबसे बड़ा चैलेंज हो रहा है चाइना और पाकिस्तान से काफी ज्यादा चैलेंज टेररिज्म का है। चाइना के साथ भी बॉर्डर टेंशन चलते रहते हैं। देन इंडिया, इसराइल और ईरान, ठीक है, इंडिया को इसराइल और ईरान दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि ईरान और इसराइल दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और यहाँ पर इट्स लाइक कि अब इंडिया फंस चुका है कि वो किसके साथ जाए और कैसे एक स्ट्रैटेजिक स्टैंड ले, कैसे एक डेलिकेट बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करे, क्योंकि ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ड्यू टू दी एनर्जी डिपेंडेंस। देन यहाँ पर जो ये 57 बॉम्ब्स यूज हुए हैं, ओके, ये अगेन इंडिया की न्यूट्रलिटी यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसराइल भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, चाहे वो डिफेंस में ले लें, एग्रीकल्चर में ले लें, एक्सेट्रा। फिर यूएस के जो स्ट्रैटेजिक सिग्नल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ट्रम्प के G7 इनवाइट, शोज पुअर सिग्नलिंग एमिड ग्लोबल पावर प्ले। न्यूट्रलिटी जो है वो काफी ज्यादा इरोड हो रही है, कंसिस्टेंसी नहीं है, वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी हो रही है। फिर जियो पॉलिटिकल लैग, साइबर अटैक्स, ये सब चीजें भी हैं जो अगेन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंज है कि इस टाइम पे अब इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को कैसे मोल्ड करेगा। फिर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट्स हो रहे हैं चाइना में, जैसे कि हमने इग्नोर किए हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ चाइनीज वाइट पेपर रीडिफाइनिंग देयर ग्लोबल स्ट्रैटेजी, डिड नॉट असेस ये जो वहां की आर्मी की जो टेक्निकल मिलिट्री सिनर्जी है, तो चाइना भी अपनी चीजों पे काफी ज्यादा वर्क कर रहा है। इस सिनेरियो में हमें भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को और ज्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे पहले आप क्लियर और कैलकुलेटेड पोजीशंस लीजिए बेस्ड ऑन इंडिया कोर इंटरेस्ट। स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी बनाइए चाइना पे और चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप पे कि इसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं। ईरान इसराइल बैलेंस पे हमको दोबारा से सोचने की जरूरत है और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने की जरूरत है। सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, ये सब हमें लीवरेज करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। प्रिपेयर्डनेस बिल्ड करनी पड़ेगी अपने डिफेंस सेक्टर की, टेक्नोलॉजी सेक्टर की, जैसे कि हमने देखा कि चाइना का जो वाइट पावर है, व्हाइट पेपर है, इट इज टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री सिनर्जी। तो हमें भी अपने डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर पे वर्क करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजिक सिग्नल्स को और ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। अब इट्स नॉट लाइक कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, काफी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि यूएस के साथ हम 2+2 डायलॉग, बेका, लेमुआ, ये सब साइन कर रहे हैं, ये सब हमने किया हुआ है और इस पे कोऑपरेट कर रहे हैं। वेस्टर्न ब्लॉक के साथ भी, जैसे कि इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप, FTA टॉक्स हमारे चल रहे हैं।
इसराइल के साथ हम जैसे कोऑपरेट करते हैं डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, तो काफी ज्यादा कोऑपरेशन चल रहा है हमारा। ठीक है, काफी इनिशिएटिव्स लिए भी जा रहे हैं कंट्रीज के बीच में, जैसे ईरान के साथ चाबार पोर्ट, चाइना के साथ हम एंगेज कर रहे हैं, ब्रिक्स में एंगेज कर रहे हैं, एससीओ में एंगेज कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डू थिंग्स, ओके। देन रशिया के साथ जैसे कि होस्टेड रशिया इन डिफेंस एक्सपोर्ट डीपनिंग एनर्जी कोऑपरेशन। तो अल्टीमेटली अगर हम कंक्लूड करें तो ये जो इतना ज्यादा पोलराइज्ड और मिलिटराइज्ड ग्लोबल ऑर्डर हो रहा है, इंडिया अब अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी के साथ जाए। आपके पास कैलकुलेटेड आपके डिसीजंस होने चाहिए, ठीक है, पूरा देख कर कि कैसे आप अपना नेशनल इंटरेस्ट बेस्ट सर्व कर सकते हैं। तो एक प्रोएक्टिव, इंटरेस्ट ड्रिवन और डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी की हमको जरूरत है, जहां पर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड, टेक्नोलॉजिकल एस्पिरेशन, सॉफ्ट पावर, इन सबको लीवरेज करके एक बढ़िया सी फॉरेन पॉलिसी पे वर्क करें। अब नेक्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं विच इज इंडियाज आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ। तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो अभी 5 नेशन ट्रिप पर जा रहे हैं, जो कि उनकी वन ऑफ हिज लॉन्गेस्ट विजिट होगी ओवरसीज। कल से ये स्टार्ट हो रही है। तो कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं ये? एक तो ये जा रहे हैं ट्रिनिडाद टोबैगो, ओके, फिर ये घाना जाएंगे, नामीबिया, ब्राजील और अर्जेंटीना। तो यहाँ पर जाएंगे तो अगेन देखिए ये भी एक फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, क्योंकि जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रीज के साथ रिलेशंस बढ़ाने की बात करेंगे, जाकर कैसे ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर सकते हैं सभी कंट्रीज आपस में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में डालूं, सो इट इज इंडियाज रीन्यूड आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ इज नॉट जस्ट सिंबॉलिक बट अ स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव। तो इसको हमें एनालाइज करना है इन लाइट ऑफ पीएम मोदीज रीसेंट 5 नेशन विजिट, सिग्निफिकेंस डिस्कस करनी है ग्लोबल साउथ की ग्लोबल जियो के अकॉर्डिंग, एंड हमें चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड भी हाईलाइट करना है। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो इट इज की पीएम मोदी, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, विजिट एम कर रही है कि बायलेटरल टाइज डीपन हो जाए कंट्रीज के बीच में, ट्रेड और एनर्जी कोऑपरेशन एनहांस होना चाहिए, मल्टीलेटरल साउथ साउथ कोऑपरेशन, और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन 5 देशों की विजिट पर जा रहे हैं। ग्लोबल साउथ क्या है? ग्लोबल साउथ कंट्रीज लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशियानिया में जो कंट्रीज आते हैं वो होते हैं ग्लोबल साउथ, एंड इकोनॉमिकली लेस डेवलप, पहले कोलोनाइज की गई हैं, पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड है इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। ये क्वाइन किया गया है इन कंट्रास्ट टू द ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल नॉर्थ में जैसे आपका यूएसए, यूरोप के कंट्रीज आ जाते हैं। इट एम्फिसाइजेस शेयर्ड हिस्ट्रीज ऑफ कोलोनियलिज्म, अंडर डेवलपमेंट एंड इनइक्वालिटी। तो ये जो कंट्रीज है ग्लोबल साउथ की, कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स ही फेस करती हैं ये। इंपॉर्टेंस क्या क्या है ग्लोबल साउथ की? तो जैसे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम अफ्रीका को देखें तो वो वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी, मिनरल्स, नामीबिया में जैसे कि यूरेनियम, घाना में गोल्ड, लैटिन अमेरिका भी काफी ज्यादा क्रिटिकल मिनरल सप्लाई करता है इंडिया को, जैसे कि लिथियम। इंडिया अफ्रीका ट्रेड $98 बिलियन क्रॉस कर लिया था 2022 में। फिर इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है, ये लोग अपनी बात रखते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि ये लोग सेम इश्यूज फेस कर रहे हैं। डिप्लोमेटिकली अगेन यूएन फोरम्स वगैरह में सपोर्ट आ जाता है। डायस्पोरा काफी ज्यादा, 40 से 45% इंडियन डायस्पोरा ट्रिनिदाद टोबैगो में है। रेमिटांसेस, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी हो रही है। एनर्जी और क्लाइमेट में भी कोऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, ब्लू इकोनॉमी हो। और टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयरिंग भी काफी ज्यादा ये लोग इसमें भी इंटीग्रेट कर रहे हैं और एंगेज कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ग्लोबल साउथ की मल्टीपल फ्रंट्स में है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सिक्योरिटी हो, स्ट्रैटेजिक हो, एक्सेट्रा। नाउ लेट अस डिस्कस कि ग्लोबल साउथ चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहा है। तो सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है डेट डिस्ट्रेस। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 50 से भी ज्यादा देश ग्लोबल साउथ में अनसस्टेनेबल डेट बर्डन फेस कर रहे हैं, जैसे कि घाना और अर्जेंटीना रीसेंट डिफॉल्टर्स हैं। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी एक सबसे बड़ी चीज है जो ये लोग फोकस कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ कंट्रीज, ये लोग एमिशंस में सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बट सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। जैसे मोजाम्बिक में अगर हम देखें तो साइक्लोन इदाई, सूडान में ड्रॉट आ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, ग्लोबल फोरम्स पे अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड वैक्सीन। वैक्सीन अपार्थाइड मतलब यहाँ के लोग एक तो वैक्सीन लगवाने में मतलब इनका अलग वो चल रहा है, इस तरह के सुपरस्टिशंस, ठीक है, विश्वास नहीं है इनको वैक्सीन पे। देन अफ्रीका के पास 20% से भी कम वैक्सीन थी। और साथ में क्या हुआ, वैक्सीन अपार्थाइड इज ऑल्सो कि जो वैक्सीन की क्या कहते हैं सप्लाई थी वो इन कंट्रीज में नहीं थी। तो अगेन इनके पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सेस नहीं है, ट्रेड इम्बैलेंसेस है इनके। यहाँ पर अभी भी वही पहले वाली चीजें होती है, जैसे कि अगर हम देखें जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे देश में होता था कि रॉ मटेरियल्स का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं इन पर यहाँ आज यहाँ
यहाँ पर आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इनके काफी ज्यादा ट्रेड इम्बैलेंसेज हैं और डिपेंडेंसी है। जियो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूएनएससी में अफ्रीका की किसी कंट्री को परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो इनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। फूड और एनर्जी क्राइसिस भी ये लोग फेस करते रहते हैं, स्पेशली यूक्रेन वॉर ने जब फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऑलरेडी गरीब देश है, इतना ज्यादा फूड वगैरह तो इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है, तो इट इज लीडिंग टू फूड इनसिक्योरिटी इन दीज कंट्रीज। नाउ क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ग्लोबल साउथ के बेनिफिट के लिए, तो जैसे कि हमारे पास है पैन अफ्रीका ई नेटवर्क, जो कि टेली एजुकेशन ई हेल्थ पर फोकस कर रहा है। पहले हम इंडिया नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स डिस्कस करेंगे। सोलर मामाज प्रोग्राम, विमेन सोलर इंजीनियर्स फ्रॉम अफ्रीका जिनको इंडिया में ट्रेन किया गया, लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी हमने की थी। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे कि इब्सा डायलॉग इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया। देन ब्रिक्स प्लस, जहां पे न्यू मेंबर्स ग्लोबल साउथ से जैसे कि इजिप्ट इथोपिया अर्जेंटीना को ब्रिक्स में ऐड किया गया। G77 प्लस चाइना, फिर यूएनएसडीजी गोल्स, पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट, ये कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं विच हैव बीन टेकन फॉर बेनिफिट ऑफ द ग्लोबल साउथ। नाउ टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड क्या क्या है। सबसे पहले तो जैसे कि जोसेफ स्टिग्लिट्स ने बोला है कि जो इंस्टीट्यूशंस है डब्ल्यूटीओ आईएमएफ, इनको डेमोक्रेटाइज करो। डेमोक्रेटाइज मतलब रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ आप अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज का। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो हम अपनी बात कैसे रख पाएंगे। फिर इंक्लूसिव ट्रेड आर्किटेक्चर होना चाहिए। यूएन सीटैट ने सजेस्ट किया है प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। देन उसके बाद जैसे कि टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जो हम देख रहे थे वैक्सीन अपार्थाइड वाली चीज, आगे अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस फाइनेंसिंग, क्योंकि इन्होंने तो एमिशन किए ही नहीं है, एमिशन डेवलप देश कर रहे हैं, सफर इनको करना पड़ रहा है। जिसने एमिशन किए हैं वही कुछ सोल्यूशन देगा ना, उसी को कुछ करना पड़ेगा, रेमेडी देनी पड़ेगी, कंपनसेट करना पड़ेगा। मल्टीलेटरलिज्म को डिसेंट्रलाइज करिए, ओके, रीजनल ग्रुपिंग्स पर हम फोकस कर सकते हैं। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी काफी टाइम रिआइटरेट किया है, आर्टिकुलेट किया है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इट इज नॉट अबाउट अपना इन्फ्लुएंस एक्सपांड करने के बारे में नहीं है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इट इज ऑल्सो अबाउट एम्पावरिंग दी ग्लोबल साउथ। इंडिया खुद को एक विश्व बंधु यूनिवर्सल फ्रेंड की तरह पोजीशन करता है। इस तरह के टर्म्स आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, विश्व बंधु, विश्व गुरु। और वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर भी किया था कि हमें एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम चाहिए जो रिफ्लेक्ट कर रहा है रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी, नॉट द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।